ये कहानी शुरू होती है 2017 के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीवी के सामने खड़ा था। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यानमू। उसकी बीवी कहती है, यानमू पैसे बाहर निकालो, मेरा भाई एक गाड़ी खरीदना चाहता है। वो यानमू को एक अजीब तरीके से ऑर्डर दे रही थी और यानमू उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके हाथों में कुछ कागज थे। यानमू हिम्मत जुटाने के बाद कहता है, मेरे पास और पैसे नहीं है। और ये बात सुनकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाती है, क्या कोई पैसे नहीं है? तुम्हारे इस महीने की सैलरी कहाँ है? पैसे नहीं है। सुनने के बाद वो अपनी जगह से उठ जाती है। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि उन पुरानी चीजों के साथ जाकर पेंशन के लिए अप्लाई करो? वो शायद उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रही है। फिर वो उसके जेब में हाथ डालती है और जब वो देखती है कि इसकी जेब खाली है तो वो उसके मुंह पर जोरदार चमाटा मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद वो कहती है, रबिश, पैसे कहाँ पर है? तुमने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं? बाहर निकालो। यानमू हंसते हुए कहता है, पैसे? तुम दोबारा से पैसे के बारे में पूछ रही हो? उसकी बीवी एक पानी का गिलास उठाकर उसको फेंक कर मारती है। वो जाकर सीधा उसके सर पर लग गया। लगने के बाद जब वो नीचे गिरा वो कंच का गिलास टूट गया। उसकी बीवी फिर से चिल्लाकर कहती है, तुम एक लूजर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने हंस रहे हो? तुम एक असली लूजर हो। यानमू कहता है, मैं कचरा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने कार खरीद ली, तुम्हारे भाई की शादी के लिए एक बंगला, वो पैसे मेरे नहीं है। चाहे मेरी मंथली इनकम 100 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन तब भी तुम्हारी फैमिली के लिए वो चूसने के लिए काफी नहीं है। यानमू की बीवी कहती है, तुम एक महीने के अंदर 100 मिलियन वोन कैसे कमा सकते हो? और क्या फैंग फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं है? यानमू तुम इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो कि तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं है? यानमू कहता है, फैमिली भाड़ में जाए तेरी फैमिली, अब इस फैमिली का बहुत हो गया। यानमू की बीवी कहती है, हाँ हाँ बहुत हो गया, तो जाओ ना, मर जाओ, एक बार क्यों 100 बार मर जाओ। यानमू चिल्लाकर कहता है, बढ़िया, तुझे क्या लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। यानमू की बीवी कहती है, सच्ची में मरना चाहते हो? यानमू अगर तुम्हें मरना ही है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो ताकि हम तुम्हारे लिए एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीद सके। कम से कम मरने से पहले कोई ये तो ना गए तुम बिल्कुल बेकार थे, अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ाकर जाओ। यानमू कहता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया फेंग जुई, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। और यानमू पीछे घूमकर खिड़की की तरफ भागने लगा। उसकी बीवी कहती है, तुम? यानमू उस खिड़की से कूद गया। वो अपने मन में कहता है, क्या सच्ची में ये मेरी जिंदगी है? उसके बाद हमें कुछ दिखता नहीं है। यानमू की आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो गई और अब सीन कट होता है 2009 1 जुलाई, जिसके अंदर यानमू अपनी बीवी के पेरेंट्स के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। यानमू की सास कहती है, यानमू तुम एकदम से अपने घुटनों पर क्यों आ गए हो? यानमू का साला कहता है, लगता है ये तुम्हारी फैमिली का कोई ट्रेडिशन है कि दरवाजे से आते ही घुटनों पर आ जाओ। यानमू वहाँ पर अपने घुटनों पर था। एकदम से उसे कुछ रियलाइज होता है। वो अपने मन में कहता है, मैं चौंक चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ। यानमू की सास कहती है, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? ऐसे पागल होने की एक्टिंग मत करो। यानमू कहता है, मोम। यानमू की सास कहती है, कौन है तुम्हारी मोम? ब्राइड प्राइस में 40,000 और डालो, तब जाकर तुम क्वालिफाइड होगे कि तुम मुझे मदर कह सकते हो। यानमू कहता है, आपने कहा ब्राइड प्राइस? यानमू अपने मन में कहता है, ये तो वही दिन है 8 साल पहले का जिस दिन मैंने फेंग जुईली को प्रपोज करा था। यानमू की सास कहती है, 4 लाख, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? यानमू खड़ा होने लगता है और वो कहता है, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। यानमू अपने मन में कहता है, मेरी पिछली लाइफ में मैं इस खून चूसने वाली फैंग फैमिली में घुस गया था। यानमू खड़े होकर कहता है, एग्री। यानमू की होने वाली सांस खुश हो गई। वो कहती है, क्या तुम एग्री करते हो? यानमू चिल्लाकर कहता है, एग्री, मेरा पिछवाड़ा। यानमू अपने मन में कहता है, अब मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो मैं दोबारा गलती कभी नहीं करूंगा। उसकी सास खड़ी हो जाती है। वो कहती, क्या ये तो क्या बात कर रहा लिटिल ब्रैट, क्या जो मेरी बेटी है 1 मिलियन वर्थ भी नहीं करती? और यानमू की जो बीवी थी वो भी बस उसी को देख रही थी। यानमू कहता है, या तो तुम्हारे कान खराब है या फिर सर, ये जो ब्राइड प्राइस है उसके लिए मैं 1 सिंगल रुपया भी नहीं दूंगा। जो यानमू की बीवी थी वो कहती, यानमू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यानमू उसकी तरफ चलने लगा। वो कहता है, क्या मेरे बारे में? 1 मिलियन? क्या तुम्हारी माँ अपनी बेटी को बेच रही है या फिर उसकी शादी करवा रही है? यानमू की बीवी कहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे रेज करना, और क्या उन लोगों को थोड़ा ब्राइड प्राइस नहीं मिलना चाहिए? यानमू कहता है, और तुम मुझे क्या दे सकती हो? एक लूजर ब्रदर जिसे बस पैसे चाहिए। और ये बात सुनकर उसका जो साला था वो कहता है, यानमू साले, लूजर किसे कह रहा है? यानमू उसकी तरफ देखकर कहता है, तू एक लूजर है, दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है और कुछ नहीं करता। वो यानमू को गाली देते हुए उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। यानमू अपने मन में कहता है, तुझे क्या सच्ची में लगता है कि पिछली बार की तरह मैं तेरे साथ फाइट नहीं करूंगा? यानमू उसे जमीन पर पटका देता है और उसके सर को अपने हाथ से जमीन पर प्रेशर दे देता है। जो यानमू की सास थी वो कहती है, ब्रैट तू ये क्या कर रहा है? वो तेरा होने वाला साला है। यानमू कहता है, साला? कौन सा साला? कौन सी फैमिली? अभी मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही ये मेरा कोई साला है और ना ही ये मेरी कोई फैमिली है। अब से मेरा इस फैमिली के साथ कुछ
लेना देना नहीं है। यानमू की होने वाली बीवी कहती है, यानमू क्या हमारी जो रिलेशनशिप है इतने भी पैसे वर्थ नहीं करती। यानमू कहता है, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है आखिरकार मेरे पेरेंट्स ने कितनी ज्यादा मेहनत करी है $500,000 को इकट्ठा करने के लिए, सोच कर देखा कभी। यानमू अपने मन में कहता है, मेरी पिछली लाइफ के अंदर इस ब्राइड प्राइस को इकट्ठा करने के लिए मेरे फादर, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी होप के अलावा। उन्होंने जाकर एक लॉटरी टिकट बाय करी। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो $500,000 जीत जाएंगे, लेकिन वो बेहोश हो गए बोनस की वजह से। यानमू वहाँ से जाने लगा और जाते हुए कह जाता है, तुम्हें एक कैश काउ की जरूरत है, मेरी नहीं। कैश काउ यानी बस पैसे निकालते रहो। यानमू बाद में एक जगह जाता है, वो कहता है यही वो सही लॉटरी है और मेरे फादर फर्स्ट प्राइज जीतने से बस एक ही प्लेस दूर रह गए थे। उस लॉटरी का जो नंबर था वो बिलियंस में था और मुझे अच्छे से याद नहीं। और यानमू वहाँ पर जाकर एक लॉटरी खरीद लेता है, जिसके बाद वो अपने डैड को देखता है। वो साइड में होकर चुप जाता है। उसका डैड कहता है, अभी मुझे लगा कि मैंने अभी मेरे बेटे को देखा है, क्या वो आज फैंग के घर पर नहीं गया? लगता है मुझे चीजें दिखने लग गई है। यानमू अपने मन में कहता है, लंच खत्म हो गया, लगता है अब की बार भी डैड ने अच्छे से लंच नहीं करा। यानमू का डैड उस लॉटरी को खरीदने के बाद प्रेयर करने लगा। वो कहता है, अगर मैं इस बड़े प्राइज को जीत गया तो मुझे यानमू के जो ब्राइड प्राइस है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। हे भगवान, अब की बार लॉटरी मुझे जीतनी ही है। यानमू ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, डैड आज से मैं आपको और मोम को कभी भी सफर नहीं करने दूंगा। तब इसके सामने एक विंडो पॉप होती है और वो यानमू को कांग्रेचुलेशन कहती है कि होस्ट ने सक्सेसफुली बाउंड कर लिया है आई ऑफ द लॉर्ड गॉड सिस्टम के साथ। और उसे एक टास्क दिया जाता है जिसके अंदर उसे 100 मिलियन वोन एसेट इकट्ठा करने हैं, खुद की एक इंडस्ट्री बनानी है। और उसे करने के लिए उसे मिलते हैं सिर्फ 24 घंटे, जिसमें से उसके 3 घंटे पहले ही वे सोच के हैं और अब उसके पास बचे हैं 21 घंटे। और अगर उसने यह टास्क कंप्लीट नहीं करा तो उसकी जिंदगी जा सकती है। यानमू शॉक हो गया। वो कहता है, ये क्या है? यानमू अपने घर पर आ जाता है। यानमू अपने हाथ को देख रहा था जिसके ऊपर आई ऑफ द लॉर्ड गॉड सिस्टम का जो निशान था बन गया था। यानमू कहता है, सिस्टम, इसने कहा कि मेरे पास बस अब 21 घंटे बचे हैं अपनी जिंदगी के, ये क्या मजाक है? अभी भी तो मुझे अपनी एक नई जिंदगी मिली थी। तब इसको कुछ आवाज आती है। कोई कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। यानमू कहता है, ये आवाज तो मैंग याओ की है। भागते भागते वो उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंग याओ, क्या हो गया? मैंग याओ और वो बचपन के दोस्त थे और वो उसके लिए अपनी बहन की जैसी थी। पिछली लाइफ के अंदर जो मैंग याओ की मदर थी उसको कई लोगों ने महजोंग गेम के अंदर चीट करके $500,000 जीत लिए थे, जिसके बाद मैंग याओ मेरे घर पर आई रहने के लिए। और उस टाइम पर जब मैं फैंग हाउस पर गया था उसी वजह से मैं मैंग याओ के फोन उठा नहीं पाया था। और बाद में मैंने एक बात सुनी कि वो लोग उस पैसे को रीपे नहीं कर पाए और उन लोन शार्क्स की वजह से उन लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। लेकिन इस लाइफ में मैं अब की बार उसको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को 2 लोगों ने पकड़ रखा था। वो कहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ जितना तुम्हें चिल्लाना है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए कौन आने वाला है। वहाँ पर एक और बंदा खड़ा था जिसके हाथ में फोन था। वो कहता है, तुम किसे फोन करना चाहती थी? यानमू को। तभी एकदम से वहाँ पर यानमू आकर पहले वाले बंदे को मुंह पर मुक्का मार देता है। यानमू कहता है, उसे छोड़ो। मैंग याओ यानमू को देखकर उसके गले लग जाती है। यानमू कहता है, मैंग याओ क्या तुम ठीक हो? मैंग याओ कहती है, ब्रदर यानमू। और वहीं दूसरा बंदा वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है, डैम साला किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे मारा? लगता है तुम और जिंदा नहीं रहना चाहते। मैंग याओ कहती है, ब्रदर यानमू पीछे देखो। यानमू उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपने आप को वूजी हेवनली फादर्स कैसे कह सकते हो इतनी ज्यादा घटिया स्किल्स के साथ? वो बंदा कहने लगता है, मेरा हाथ छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। तभी दूसरा बंदा चाकू निकालकर कहता है, बास्टर्ड है, तेरी इतनी हिम्मत मेरे भाई को चोट करता है, लगता है आज मुझे तुझे खत्म करना होगा। यानमू कहता है, तुम यहाँ पर पैसे के लिए आए हो है ना? अगर तुम लोग एक कदम भी आगे रखोगे तो तुम्हें तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। वो बंदा कहता है, तुम्हारे पास पैसे हैं? उस बंदे का साथी कहता है, भाई जरा इसको देखो तो एक बार, ये तो खुद फटीचर गरीब बंदा है और बॉस को इतनी जोर से पैसे भी नहीं चाहिए। चाकू वाला बंदा कहता है, बच्चे क्या तुझे मालूम भी है $500,000 कितने होते हैं और क्या तू सच्ची में इतने सारे पैसे दे सकता है? यानमू अपने 3 उंगलियां दिखाते हुए कहता है, 3 दिन और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे पास होंगे तुम्हें देने के लिए $500,000। वो बंदा कहता है, हाँ, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे जो तुमने ब्रदर लाओजी के साथ किया है और उसके ऊपर प्लस 1 लाख इंटरेस्ट। और अगर 3 दिन बाद भी तेरे पास कोई पैसे नहीं होंगे तो ये लड़की अपने कर्जे को भरेगी, मैं इसे ले जाऊंगा। यानमू कहता है, 3 दिनों के अंदर मैं पैसे लाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अपने घुटनों पर आकर इससे माफी मांगनी होगी। वो बंदा कहता है, वेल हमारा जो बॉस है रियल एस्टेट का बॉस है और इसके अंदर उसका दबदबा चलता है और अगर तू पैसे को नहीं ले आ पाया तो वो खुद अपने हाथों से तेरी दोनों टांगों को तोड़कर नाले में फेंक देगा। सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा जो मिशन है फिडेलिटी रियल एस्टेट, 20 घंटे बचे हैं और सिस्टम होस्ट को एडवाइस देता है कि वो अपने मिशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। और एक और बात, जितना ज्यादा टाइम कम रह जाएगा उतना ही जो यानमू की बॉडी है उसके अंदर अलग अलग सिम्टम आने लग जाएंगे। यानमू सोचता है, और मेरी लाइफ सर्वाइवल पॉइंट से डिटरमाइन है, ये तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। मैंग याओ कहती है, ब्रदर यानमू ये सब कुछ हमारी गलती है, वो लोग तो मुझे कहीं भी कभी भी ढूंढ सकते थे जहाँ पर भी मैं जाऊँ और मैंने तुम्हें भी अपने साथ नीचे घसीट लिया है। यानमू कहता है, मैंग याओ पैसों के बारे में चिंता मत करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिनों के अंदर मैं उनसे उनके घुटनों पर आकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, घर जाओ। एकदम से उसे कुछ होने लगता
जाता है। वो अपने मन में कहता है एकदम से चक्कर से क्यों आ रहे हैं। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू क्या हो गया, और यानमू उस मैंगियाओ के ऊपर गिर जाता है। मैंगियाओ कहती है यानमू क्या आप बीमार हैं। यानमू कहता है मैंगियाओ मैं ये करना नहीं चाहता था, मैंने आज दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए थोड़ा सा चक्कर आ गया, मैं जाता हूँ कुछ खाना खाने के लिए। यानमू अपने हाथ को देखता है जिसके अंदर था वही निशान आई ऑफ लोड सिस्टम का। वो अपने मन में कहता है क्या इसी के बारे में ये सिस्टम कह रहा था जितना टाइम कम रह जाएगा अलग अलग सिम्टम आने लगेंगे, इसका मतलब ये सिस्टम सच्ची में मेरी जान ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग फैमिली, अभी के लिए हम इनको यानमू की सास साला ऐसे कहेंगे क्योंकि अभी हमें इनके नाम मालूम नहीं। यानमू की सास कहती है अभी तक उसने तुम्हारे फोनों का जवाब नहीं दिया। वो कहती है नहीं अभी तक नहीं। और जिसका पापा था वो कहता बेकार, यूजलेस थिंग, बेकार, यहाँ तक कि तू एक आदमी को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, तुझे पालने का क्या फायदा हुआ। वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। जो उसकी माँ होती है वो कहती है लाओ फेंग इतनी भी क्या जल्दी है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यानमू के साथ आज कुछ अजीब चीज हो रही है, कुछ तो अलग है। वो कहता है हाँ कुछ तो गलत है आज। पहले तो वो बहुत ज्यादा कुत्ते की तरह लोयल था जायजू के लिए, मतलब उसकी बीवी के लिए, उसके पीछे पीछे चिपक जाता था, कुछ भी करने को कहो कर देता था। आज एकदम से वो बदल कैसे गया। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यानमू अमीर बन गया हो, है ना। उसका फादर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहता है जायजू तुम्हारी खुद की खुशी के लिए वहाँ पर खुद जाओ पर्सनली, कहीं किसी और ने उसको तुमसे छीन तो नहीं लिया। वही उसका फादर अपने मन में कहता है अगर वो सच्ची में अमीर बन गया है तो फिर हम जो ब्राइड प्राइस है उसको और बढ़ा देंगे और उसके सारे के सारे पैसों को अपना कर लेंगे। और फिर उसकी माँ कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ, तो आखिरकार क्या हुआ है। वो कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ। वो अपने मन में कहती है यानमू के पास पक्का ही कुछ न कुछ तो है जिससे वो ब्राइड प्राइस दे सकता है। वो हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ चीजें खरीदता रहता था, उसने पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ यानमू कहता है ये लो थोड़े से फ्रूट खाओ। तभी घंटी बजती है। मैंगियाओ कहती है मैं दरवाजा खोलने के लिए जाती हूँ। ये तो सिस्टर जू है। वो अंदर आती है और चिल्लाकर कहती है यानमू मुझे साफ साफ बताओ। यानमू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्या मैंने तुम्हें साफ साफ ये पहले बता नहीं दिया, और या फिर तुम्हारी जो लालची माँ है अभी भी मेरे पैसों के पीछे पड़ी है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यानमू, तुम मुझे बताओ क्या तुम किसी और के चक्कर में पड़ गए हो। पहले तो तुम ब्राइड प्राइस देने के लिए तैयार थे लेकिन एकदम से तुमने अपना माइंड बदल लिया। यानमू कहता है नहीं लेकिन ये इम्पॉसिबल है हमारे बीच में, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबा चला है और फाइनली इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस घर को छोड़ दो, शायद तुम फिर थोड़ा सा फ्रीली जी सकती हो। वो पीछे मुड़कर यानमू को कहती है तुम सन ऑफ अ बिच, मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम इस मौके को बार बार याद करके पछताओगे। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू आप और जो सिस्टर जायू है। मैंगियाओ अपने मन में कहती है यानमू और यूजू पहले तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आखिरकार एकदम से ये कैसे हो गया। यानमू कहता है कुछ नहीं, मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और शायद आज रात वापस ना आऊं, तुम आज रात यहीं पर रह सकती हो। यानमू अपने मन में कहता है आखिरकार मैं इस स्टूपिड सी रिलेशनशिप के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, भूल जाओ, फॉरगेट इट। बाहर जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं आज कौन सी अवेलेबल है। जियान चैंग वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। उनमें से एक रिपोर्टर कहता है आप विनर हैं डबल बॉल लॉटरी की, है ना। यानमू अपने मन में कहता है डैड यहाँ पर प्राइज को कैश करवाने के लिए आए हैं। यानमू का डैड कहता है मैं तो बस अपने बेटे के लिए घर खरीदना चाहता हूँ और उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। यानमू एक अखबार को अपने मुंह पर लाकर वहाँ से जाने लगा ताकि जो न्यूज रिपोर्टर वाले हैं उसे तंग न करें। फिर एक खंबे के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है सिस्टम चाहता है कि मैं फिडेलिटी प्रॉपर्टीज को खरीदूं और जो फिडेलिटी रियल एस्टेट है वो सच्ची में मोस्ट कन्वीनियंट बिजनेस है इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी के टाइम पर कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा आखिरकार कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम आखिरकार फ्यूडा की लोकेशन कहाँ पर होने वाली है। लेकिन किससे मालूम था कि फ्यूचर में आगे जाकर लार्जेस्ट बिजनेस कैपिटल जियानजान सिटी की यहाँ पर होने वाली है, और अगर मैं इस फ्यूडा को टेक ओवर कर लूं तो आने वाले कुछ सालों में मैं जिंगचियान का रिचेस्ट मैन हो जाऊंगा। दैट्स राइट, ये जगह ये जमीन मेरे बिजनेस की शुरुआत है, मेरी अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की आने वाली है। ये है फिडेलिटी रियल एस्टेट। 9:20 वहाँ पर कई सारे लोग थे। यानमू कहता है फिडेलिटी ग्रुप बैंकरप्ट हो गया था, है ना, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या इसका मतलब किसी ने ये अर्ली स्टार्ट कर दिया। फिर से यानमू के दिल के अंदर दर्द होने लगा। वो कहता है डैम मेरा दिल, अगर मुझे बैंक से पैसे निकालने के लिए नहीं जाना पड़ता तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तब एक बंदा यानमू के पीछे था। वो कहता है साइड हट जाओ, बैनर यहाँ पर आ गया है। यानमू कहता है तुम लोग कौन हो। वो एक वर्कर कहता है यंग मैन, हम यहाँ पर स्ट्राइक पर है, हमें अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। यानमू कहता है ये तो एक कॉमन बात है, कंस्ट्रक्शन साइट ऐसे ही डिले करती है, लेकिन तुम लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो। तभी एक बंदा कहता है हमने सुना है जो हमारा बिग बॉस है वो सारे के सारे पैसे लेकर भाग गया, और जो सेकंड बॉस कोंगरू है वो पहले ही बहुत सारे पैसे गवा चुका है और बहुत सारे कर्जे में है, और कोई भी रास्ता नहीं है कि वो लोग हमारे तनख्वाह को हमारे पैसों को ऐसे दे सकते हैं। हर कोई अपने पैसे लेने के लिए आया है। यानमू कहता है क्या बिग बॉस पैसे लेकर भाग गया, क्या ये न्यूज सच्ची भी है। वो बंदा कहता है ये खबर कंपनी के अंदर से ही आई है, वो कोंगरू आ जाएगा और हम उसका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यानमू कहता है थैंक यू अंकल। यानमू अपने मन में कहता है क्या बात है, अभी भी एक मौका है दोबारा से जिंदा रहने
कहा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, कोंगरू हमारे पैसे वापस करो, अगर तुम आज पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या तुम इंसान भी हो, ऐसे वर्करों का पैसा खाते हो? अंदर 2 जने बैठे थे, एक टकला और एक था चश्मे वाला। ये चश्मे वाला जिसके गर्दन पर सोने की चैन थी, वो और कोई नहीं बल्कि इस फ्यूडा यानी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, जिसका नाम है कोंगरू और ये 40 साल का है। और उसके साइड में है गंजा लीबाओ, वो है कोंगरू का बॉडीगार्ड। लीबाओ बॉडीगार्ड कहता है, मिस्टर कोंग क्यों ना मैं अपने लोगों को बुलाकर ये सारे के सारे टमाटरों को यहाँ से सबक सिखाकर दफा कर दूं। कोंगरू कहता है, उसका क्या फायदा, यहाँ पर पहले ही कई सारे लोग, कई सौ लोग आ चुके हैं और तुम कई सौ लोगों को बुलाकर इनके साथ फाइट करने के लिए बुलाओगे, और इसके बाद जो मौतें होंगी, किनकी हड्डियां टूटेगी, किनको इंजरीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तभी यानमू वहाँ पर आकर टक टक कर देता है। वो बॉडीगार्ड घबरा गया। वो कहता, व्हाट द हेल। सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास बस 25 मिनट बचे हैं, उसके बाद तुम मर जाओगे। यानमू उनकी गाड़ी में घुस गया। वो बॉडीगार्ड कहता है, साले तुझे अंदर आने के लिए किसने कहा, बाहर निकल। यानमू कहता है, मिस्टर कोंग मेरा नाम है यानमू और मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। वो बॉडीगार्ड यानमू का गोदर पकड़ देता है और कहता है, क्या तूने बात नहीं सुनी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जा, अगर नहीं दफा हुआ तो उसके आगे जो होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यानमू कहता है, अभी जो मैं कहने वाला हूँ उससे फैसला होगा कि मिस्टर कोंग अपने आने वाली जिंदगी जेल में बताएंगे या फिर आराम से फ्रीडम से। और क्या तुम्हें यह पक्का यकीन है कि तुम इस बात को जानना नहीं चाहते? वो बॉडीगार्ड कहता है, साले बास्टर्ड तुम भी इन लोगों की तरह हो, यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हो। कोंग कहता है, यंग मैन तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही ये फिगर आउट कर लिया है आखिरकार पैसे कहाँ से इकट्ठा करने हैं, और अब तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो कुछ भी करने के लिए। यानमू कहता है, मिस्टर कोंग आपने लगता है गलत समझ लिया, मैं तो यहाँ पर बल्कि आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। मिस्टर कोंग शॉक हो गया। वो कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब? यानमू कहता है, इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद करूंगा इस फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए, यहाँ तक कि जो वेजेस है उनको भी भरने में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं इस फिडेलिटी प्रॉपर्टीज को खरीदने वाला हूँ और इस प्रॉपर्टीज का मालिक मैं होऊंगा। कोंग कहता है, यंग मैन क्या तुम्हें मालूम भी है आखिरकार इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लॉस कितना बड़ा है? एक इक्वेशन को तो भूल ही जाओ, अगर तुम्हें ये जो वर्कर्स हैं इनकी तनख्वाह भी देनी पड़ गई तुम्हारे पूरे खानदान बिक जाएंगे। यानमू कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए, एक नंबर कहो, सीधी बात, नो बकवास। सिस्टम उसे बताता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट बाकी रह गए हैं। कोंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, बिना 50 मिलियन के इस फिडेलिटी रियल एस्टेट ग्रुप को खरीदने के बारे में तो भूल ही जाना। इतने सारे पैसे सुनने के बाद यानमू के गाल से एक पसीने की बूंद पकने लगी, लेकिन यानमू कहता है, बस 50 मिलियन ठीक है। वो कोंग गुस्से में चिल्लाता है, साले ब्रैट अब तक तेरे बाल लिए हुए हैं और तेरी इतनी हिम्मत यहाँ पर आकर बोल रहा है 50 मिलियन थोड़े से हैं, लीबाओ इसको बाहर फेंक दो। उसका बॉडीगार्ड यानमू के कॉलर पकड़कर उसे चिल्लाकर कहता है, बच्चे तुझे क्या लगता है कि कोई मजाक है? लेकिन यानमू उसी बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर उसे गर्दन पर अपना हाथ घुसाकर उसे ही पीछे कर देता है। वो बॉडीगार्ड कहता है, डैम साले। वो कोंग अपने मन में कहता है, जरा इस बच्चे को देखो, ना तो ये कोई फाइटर है ना ये कोई अमीर आदमी है, जरा इसकी हिम्मत देखो, इसने लीबाओ को कैसे इतनी आसानी से रोक लिया है। उसका बॉडीगार्ड यानमू को मारने लगा। कोंग कहता है, रुको यंग मैन मैं कोंगरू हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी के लिए कि मैं इन वर्कर्स की तनख्वाह दे सकूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागल इंसान के साथ घूमूं, और अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं पोलाइट नहीं था। यानमू कहता है, चिंता मत करिए, मैं इस जमीन को मैं ही लेकर रहूंगा, चाहे वो 50 मिलियन हो, मैं तो बल्कि आपको इसी टाइम पे भी कर सकता हूँ। और यानमू अपने मन में कहता है, खबरों में ये बात भी थी कि जो कोंगरू है उसके पास इस लैंड के कई सारे एरिया हैं, और अगर ये बात सच है तो फ्यूचर में मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा डबल होने वाली है। यानमू कहता है, जितनी भी जमीन तुम्हारे नाम पर है मैं सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। वो कोंग पूरा हैरान हो गया। वो कहता है, क्या यंग मैन क्या तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं आए? कोंग अपने मन में कहता है, अगर मैं इम्पल्सिव नहीं होता तो मैं पहले ही इतने सारे जो जमीन है उनको अपने हाथों से जाने नहीं देता, और अगर ये सच्ची में इतनी सारी जमीन को खरीद सकता है तो अभी यही मेरी बेस्ट चॉइस है, मैं अभी अर्जेंट नीड में हूँ। यानमू कहता है, मिस्टर कोंग आपको क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ज्यादा मत सोचिए, बस प्राइस कहिए। सिस्टम उसे बताता है कि सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। वो कोंग कहता है, क्या तुम सीरियस हो? वो बॉडीगार्ड भी अपने मन में सोचता है, क्या ये बच्चा पागल है? क्या इसको मालूम नहीं यहाँ की एरिया की जमीन के प्राइसेस कितनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन कोई तैयार है इस जमीन को हाई प्राइस पर खरीदने के लिए? क्या ये पागल तो नहीं? सिस्टम बताता है कि सिर्फ 3 मिनट ही बाकी रह गए हैं और जल्द ही होस्ट के 5 सेंसेस गायब हो जाएंगे। यानमू का सर दर्द करने लगा। यानमू कहता है, आपने इसके बारे में क्या सोचा मिस्टर कोंग? जल्दी करिए। यानमू अपने मन में कहता है, अगर ये जल्दी नहीं करेगा तो ये सिस्टम मुझे तुरंत इसी स्पॉट पर मार देगा। कोंगरू उसका बहुत ज्यादा कर्जा है और वो जल्दी से जल्दी इस फिडेलिटी प्रॉपर्टीज को बेचना चाहता है कैसे भी करके, और उसी प्रॉपर्टी को मैं खरीदना चाहता हूँ। कोंग कहता है, 20 मिलियन, अगर तुम मुझे 20 मिलियन ला कर दे सकते हो तो मैं इमीडिएटली जो ये जमीन है तुम्हारे नाम कर दूंगा। यानमू अपना सर पकड़ देता है। वो सोचता है, आखिरकार ये क्या कह रहा है, मैं सुन क्यों नहीं पा रहा? क्या मेरी हियरिंग की सेंस चली गई? यानमू कहता है, हाँ, क्यों ना हम डायरेक्टली साइन करने के लिए चले, मैं अभी जल्दी में हूँ। यानमू अपने मन में कहता है, जिस तरीके से इसने मुंह बनाया, इसका जो होठों का जेस्चर था, इसे लगता है कि इसने
उसने 20 मिलियन कहा। कोंग कहता है लिबाओ जल्दी जाओ और जो ट्रांसफर वाले प्रोसीजर्स हैं उन्हें जल्दी से कंप्लीट करो मिस्टर यान के साथ। सिस्टम बताता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस अब 10 सेकंड रह गए हैं और 10 सेकंड बाद जो होस्ट है वो मर जाएगा। जो यानमू का विजन था वो भी धीरे धीरे करके सेकंड पर सेकंड कम होता जा रहा था। यानमू सोचता है शायद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाऊंगा। 7, 6, 5 यानमू अपने कार्ड से उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है। बस 3 सेकंड बाकी थे। यानमू सोचता है सिस्टम ने ये नहीं कहा कि टाइम खत्म हो गया, इसका मतलब शायद मैंने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मेरी सारी एनर्जी गायब हो रही है। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और मैं एकदम से यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकता हूँ। सिस्टम यानमू को कांग्रेचुलेशन कहता है कि उसने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है और रिवार्ड के रूप में उसे मिलते हैं 10 सर्वाइवल पॉइंट और उसका प्राइमरी सिस्टम मोल खुल गया है। यानमू अपने मन में कहता है लकीली मैंने कर दिखाया। सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें सर्वाइवल पॉइंट मिलेंगे टास्क को कंप्लीट करने के बाद और तुम्हारे हर एक दिन का एक सर्वाइवल पॉइंट इस्तेमाल हो जाएगा तुम्हें जिंदा रखने के लिए। जितने ज्यादा तुम्हारे सर्वाइवल पॉइंट होंगे उतनी ही तुम्हारी फिजिकल कंडीशन होगी और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुम सिस्टम मॉल से आइटम भी खरीद सकते हो। तभी एकदम से बाहर जो वर्कर खड़े थे उनमें से कोई ईंट फेंक देता है और वो जाकर सीधा उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। वो लोग चिल्ला रहे थे अगर अब की बार आज हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो लोग चिल्ला रहे थे हम इसको जाने नहीं दे सकते हैं, अगर ये चला गया तो हम इसको कहाँ पर ढूंढेंगे। उसका बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर कोंग आपको चोट तो नहीं आई, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, क्यों ना मैं कुछ लोगों को कांटेक्ट करूं ताकि हम आपको यहाँ से सेफली ले जा सके। कोंग कहता है मिस्टर यान क्या आपने ये देखा। यान कहता है अब जो पैसे हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली इनकी सैलरी इनको भेज सकते हैं। यानमू अपने मन में कहता है मेरी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है लेकिन बस 13 सर्वाइवल पॉइंट्स, इसका मतलब मैं बस 13 दिन के लिए और जिंदा रह सकता हूँ और मुझे नहीं मालूम सिस्टम का अगला टास्क कब आएगा। मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा ताकि मैं ये सर्वाइवल पॉइंट्स को अर्न कर सकूं। कोंग कहता है जैसा कि मिस्टर यान ने कहा सभी लोगों को कहो जो बाहर खड़े हैं कि आज रात तक उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। बॉडीगार्ड कहता है ठीक है। वो गाड़ी का शीशा खोलता है, ऊपर से वो चिल्लाकर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, अभी के लिए आप लोग जाइए, बॉस ने कह दिया है कि आपकी जो सैलरी है आज रात तक आपको मिल जाएगी। वो वर्कर्स आपस में बात करने लगे सच्ची में जो सैलरी 6 महीने से रुकी हुई है आज रात तक मिल जाएगी। नेवर माइंड, क्यों ना हम इनको एक चांस दे ही दें। एनीवे ये लोग कहाँ पर भाग कर जा सकते हैं। सभी लोग चलो वापस चलो, अगर आज रात पैसे नहीं मिले तो सभी के सभी लोग आज रात यहीं पर आ जाएंगे। बॉडीगार्ड कहता है सब कुछ खत्म हो गया मिस्टर कोंग, अब हम क्या करें। कोंग कहता है पहले तो कंपनी में चलो, हम मिस्टर यान को प्लान दिखाते हैं, ये है फिडेलिटी बिल्डिंग। कोंग कहता है मिस्टर यान ये प्लानिंग बुक हमारी प्रीवियसली। यानमू उसकी बात को बीच में ही रोक देता है। यानमू कहता है प्लान की कोई जरूरत नहीं, जिस जिस जगह पर मैंने ये सर्कल मार्क करा है यहाँ पर कुछ भी बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए और इस जगह को जाकर तुरंत खरीद लो। और तो और कोंग कहता है वो मिस्टर यान जिस जगह को आपने मार्क करा है ये लोकेशन है एक जगह की जो ईस्ट में है और ये बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है और यहाँ का जो जमीन है पहले ही अबेंडेड हो चुका है और बहुत ज्यादा सस्ता है लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, बेकार है और कोई भी लोग इसको लेना नहीं चाहते। यहाँ तक जो चिड़िया है यहाँ पर शिट करने के लिए नहीं आती, इतनी बेकार जगह है यहाँ पर। यान कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मैंने कहा है बस वही करो। यानमू अपने मन में कहता है आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर बनेंगे नए स्कूल्स और वो परफेक्ट है बिल्डिंग कमर्शियल एरिया के लिए। यानमू कहता है इस जमीन को खरीदने के बाद ये जरूरी है कि हम यहाँ पर एक लार्ज शॉपिंग मॉल बनाएं, खास करके जिसके अंदर रेस्टोरेंट हो, एक स्नैक स्ट्रीट, एक बुक स्टोर और एक क्विक होटल। जो डेकोरेशन है वो नई और यूनिक होनी चाहिए और मैं कंस्ट्रक्शन टीम को ढूंढने का टास्क तुम्हारे ऊपर डालता हूँ। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, हमें स्टेबल वर्कर्स चाहिए लेकिन क्वालिटी ऊपर होनी चाहिए। कोंग कहता है आप चिंता मत करिए मिस्टर यान, मैं इसे संभाल दूंगा। यानमू कोंग के कंधे पर हाथ रखता है, वो कहता है चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करते रहो और मैं तुम्हें पुअरली ट्रीट नहीं करूंगा, बस मेरे प्लान्स पर ट्रस्ट करो। कोंग कहता है बाय द वे मिस्टर यान आज रात जिनपेंग होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन हुई है और मैंने सुना है कि वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं और अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो मैं आपके साथ वहाँ पर जा सकता हूँ। यान कहता है इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन। यान सोचने लगता है कि कई सारे जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं मुझे इनकम और इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं और अगर मैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ सक्सेसफुली तो मुझे सर्वाइवल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। सीन कट होता है, ये है जिनपेंग होटल। यानमू कहता है हेलो, कौन से फ्लोर पर इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन होने वाली है आज रात। उसके पीछे एक लड़की थी, वो कहती है मिस फेंग। मिस फेंग का नाम सुनने के बाद यानमू पीछे देखता है, ये उसकी एक्स वाइफ है पिछली लाइफ वाली। यानमू अपने मन में कहता है फेंग जुयू वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसके साथ एक मोटा पीले वालों वाला बुड्ढा सा था, वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है जब पिछली बार मैंने देखा था तुम्हें वो शायद 3 महीने पहले था, लेकिन आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मिस फेंग आप इतनी ज्यादा और ब्यूटीफुल हो जाएगी। फेंग अपने मन में कहती है अगर यानमू ब्राइड प्राइस को चुपचाप दे देता तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी कि जैसे बुड्ढे स्टिंकी मैन को मुझे एंटरटेन करना पड़ रहा है। वो बंदा कहता है मिस फेंग कहाँ खो गई। तभी उसकी नजर पड़ती है यानमू पर। यानमू भी उसको देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। फेंग उसे देखने के बाद थोड़ी सी शौक हो गई, जिसके बाद उसके साथ में जो खड़ा था वो अपने मन में कहता है क्या इसका मतलब ये बच्चा और ये एक दूसरे को पहले जानते हैं। यानमू अपने मन में कहता है मैंने
कुछ दिनों पहले ही तो इसके साथ ब्रेकअप किया था, लेकिन ये ऐसे ड्रेस पहनकर किसी और के साथ, फॉरगेट इट, ये नन ऑफ माई बिजनेस है। जब वो जा रहा था वो बंदा जानबूझकर यानमू से टकरा गया। यानमू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम रास्ते के बीच में खड़े हो, रास्ता ब्लॉक करके। यंग मैन, क्या तुम्हें मालूम है ये जगह कौन सी है? और ये जगह तुम्हारे जैसे गरीब टीचर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानमू कहता है और तुम भी यहाँ पर ऐसे ड्रेस पहन कर आए हो, ये तुम्हारी चॉइस है और मैं यहाँ पर है मेरी चॉइस की वजह से आया हूँ। वो और ज्यादा गुस्से में जाता है, कहता है लिटिल ब्रैट, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ? तेरी इतनी हिम्मत मेरी गर्ल के सामने मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। यानमू कहता है तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? फैंग कहती है तुम्हें इसे कुछ लेना देना नहीं। वो कहता है बच्चे सुना, तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को चेज करना चाहते थे, सपने ही देखते रहो। यानमू अपने मन में कहता है मैंने सोचा था जो रियल फैंग है वो एक सिंपल और काइंड लड़की है, लेकिन लगता है मैंने गलत सोचा था। फॉरगेट इट, मैंने पहले इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है और मेरा इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यानमू 14th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन हो रहा था। सिस्टम उसे एक टास्क दे देता है, होस्ट आपको इन्वेस्ट करना है और आज रात एक बिजनेस को साइन करना है और रिवार्ड में मिलेंगे आपको 10 सर्वाइवल पॉइंट। यान कहता है ये कोई आसान नहीं होने वाला है किसी बिजनेस को साइन करना, क्योंकि यहाँ पर जो कोंग है उसने पहले ही अपनी रिसर्च कर रखी है। यहाँ पर कई सारी कंपनीज आई है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जिनकी जेब में अंधा पैसा है। तभी एक बॉडीगार्ड कहता है रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हारे जैसे मक्खी की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मालूम भी है ये जगह कौन सी है? यहाँ पर स्ट्रेंजर्स अलाउड नहीं है। यानमू कहता है मुझे मालूम है, ये इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन है। वो बॉडीगार्ड कहता है अच्छा तो तुम्हें मालूम है ये इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन है, तो क्या तुम्हें मालूम है अंदर वो लोग कौन है? वो सारे बिग बॉसेस हैं और वो लोग आसानी से हजारों मिलियन ऑफर कर सकते हैं और तुम इतने क्वालिफाइड भी हो कि तुम अंदर जा सकते हो। यानमू कहता है मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए आया हूँ, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, समझे? दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है आखिरकार किस प्रकार का बॉस ऐसे कपड़े पहनता है? सॉरी, ये कोई हाउस कीपिंग सर्विस नहीं है, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पर ज्यादा तमाशा खड़ा मत करो। यानमू अपने मन में कहता है क्या ये लोग मेरे कपड़ों की वजह से मुझे जज कर रहे हैं? तब एक सिक्योरिटी गार्ड वो कहता है वेलकम मिस्टर मा, और ये वो बंदा है जो फैंग के साथ था और वो चिढ़ाने वाली टोन में कहता है हे ये तो वही छोटा ब्रदर है जो हमें नीचे मिला था, तुम हमारा पीछा कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड कहता है आपने सही कहा मिस्टर मा, लगता है इस बच्चे को मालूम नहीं कि यह कहाँ पर आ गया है और इसकी औकात, और हमें ये भी लगता है कि इसको ह्यूमन लैंग्वेज आती नहीं। हमने इसको कितनी बार कहने की कोशिश करी कि ये यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ से चला जाए, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। वो मिस्टर मा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है इन्वेस्टमेंट? अभी तो तुम्हारी उम्र पैसे कमाने की है, जाओ जाओ कहीं पर नौकरी करो, पैसा इकट्ठा करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना। पहले तो ये सोचो कि उतने सारे पैसे कमाए कैसे। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पहले जाकर कहीं पर नौकरी कर, पैसा कमा और जाकर अपने ये कपड़े हैं इनको बदल, इससे बढ़िया है किसी के जाकर यहाँ पर चपड़ासी की नौकरी कर ले, यहाँ पर बेइज्जती करवाने से तो अच्छा ही है। यंग मैन, एटीट्यूड रखना अच्छी बात है, लेकिन तुझे अपनी औकात और जगह का अंदाजा रखना चाहिए, जैसे कि चेजिंग वुमेन। इतना सारा एटीट्यूड रखने का क्या फायदा? तुम्हारे पास तुम्हारे साइड में कैपिटल भी तो होना चाहिए, पैसा, और मेरे साइड में है वुमेन, और ये वो चीजें हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे लोग पाने के लिए सपना देखते हैं। यानमू उसकी बात पर ध्यान न देते हुए वहाँ से अंदर जाने लगा, लेकिन वो बॉडीगार्ड फिर से सामने आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें पहले बता दिया है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी जो मिस्टर मा था उसकी नजर कहीं पर पड़ती है। वो कहता है ओ ब्रदर कोंग यहाँ पर बड़ा वक्त हो चुका है। जब वो चला जाता है तो यानमू फैंग को कहता है क्या तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हो? फैंग कहती है इसका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। यानमू कहता है क्या पैसा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम पैसे के लिए किसी को भी फॉलो कर लोगी? क्या तुम्हारी बॉडी ये वर्थ करती है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो? ऐसा करो। फैंग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और उसे कुछ कहती नहीं। यानमू भी वहाँ से जाने लगा और वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टर मा हंसते हुए कहता है ब्रदर कोंग, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को किसी वैल्यूएबल पर्सन ने खरीद लिया है, उन्होंने जो पिछला वाला लॉस था उसे भी रोक दिया है और इस कंपनी को बढ़िया डायरेक्शन में ले जा रहा है। सुनकर अच्छा लगा, आपको कांग्रेचुलेशन। कोंग कहता है ये बात सच है, मैं लकी था और मैं सो भी नहीं पाता था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी अपने कर्जों के बारे में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ही मिनटों में वो सब कुछ पलट जाएगा। मिस्टर मा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है आजकल? वो कहता है नहीं, पूरी की पूरी कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है, मेरे पास ब्रदर कोंग जैसा गुड लक नहीं है। ब्रदर कोंग हमेशा से हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, देखो जरा क्या आप भी थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हो अपने भाई की, मुझे उस नोबल मैन, उस अच्छे इंसान से मिलाकर जिसने आपकी मदद करी। कौन कहता है मिस्टर यान, कौन कहता है मिस्टर मा मुझे कुछ काम आ गया है, हम बाद में बात करते हैं। वो यान के पास जाता है, वो कहता है मिस्टर यान। मिस्टर मा अपने मन में कहता है ये कौन को क्या हुआ और इस बच्चे को मिस्टर क्यों कह रहा है? फैंग अपने मन में कहती है यानमो तो बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है जो कुछ ज्यादा खास बढ़िया काम भी नहीं करता, आखिरकार बिग बॉस उसको मिस्टर यान कैसे कह सकते हैं? मिस्टर मा कहता है ब्रदर कौन, लगता आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप एक बच्चे को
बॉस कैसे कह सकते हैं? कौन कहता है मिस्टर मा तुम एक बुक को कवर की वजह से जज नहीं कर सकते। मिस्टर यान हमारी फिडिलिटी के आपसे बिग बॉस हैं। मिस्टर मा कहते क्या तुम कह रहे हो कि यही है वो जिसने उस कंपनी को खरीदा है और अब उसका ओनर है? कौन कहता हाँ यही है मिस्टर यान हमारी कंपनी के। मिस्टर मा फिर यान के पास जाता है। वो कहता है हमें जो बात करी थी उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए लिटिल ब्रदर। नहीं मिस्टर यान मुझे सच्ची में आपकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं था, अभी पता चला, इसलिए आप ऑफेंडेड मत होइए। यानमू कहता है मिस्टर गोंग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अंदर चलते हैं। मिस्टर मा घबरा गया। वो कहता है आज जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है। अपोलॉजी के रूप में आप जो भी कोई ऑर्डर दीजिए मैं वादा करता हूँ मैं उसको पूरा करूंगा और मैं मिस्टर यान आपको एक मील पर इनवाइट करता हूँ इन्वेस्टमेंट मीटिंग के बाद। यानमू कहता है तुम मा डोंग हो है ना? वो कहता है हाँ मैं हूँ। यानमू कहता है दफा हो जा। जिसके बाद वो पीछे रह गया। वो अपने मन में कहता है डैम लिटिल सन ऑफ बिच, थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, फिर भी तू साला शेमलेस है। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तू तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि बस तेरे पास थोड़ा सा पैसा है? तो बस देखता जा मैं तेरे साथ कैसे डील करता हूँ। इन्वेस्टमेंट मीटिंग के अंदर कौन कहता है मिस्टर यान क्या आप कोई टारगेट लेकर चले हैं कि किसको इन्वेस्टमेंट करना है? यान कहता है नहीं अभी नहीं, देखते अंदर। यान अपने मन में कहता है कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही लाइन लगाकर खड़ी हुई है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम है। ये क्या है नेबुला ग्रुप? मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे एक लीडिंग कंपनी मिल जाएगी इंटरनेट की पिछली दुनिया वाली, लेकिन अभी के टाइम पर वो बस एक स्मॉल कंपनी है। और चौंकाने वाली बात ये है कि कोई भी उसको पूछ नहीं रहा है। तभी एक बंदा आता है, वो यानमू के सामने झुकते हुए अपना कार्ड देता है। वो कहता है हेलो बॉस, हमारी नेबुला ग्रुप मेनली एंगेज है इंटरनेट प्रोडक्ट्स के अंदर और उसके अंदर भी ज्यादातर वायरलेस राउटर, और यह है हमारा बिजनेस कार्ड। यानमू अपने मन में कहता है जेंग पेंगू ये दो नेबुला ग्रुप का फाउंडर है और इसने अपनी प्रोफाइल को कितना ज्यादा लोअर कर लिया है ताकि इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में बुला सके। अब ऐसा लगता है तभी तो इसकी जो सक्सेस थी इतनी भी ज्यादा बिना रीजन की नहीं थी। कौन वहाँ पर आ गया। वो कहता है मिस्टर यान ये राउटर एक फॉरेन प्रोडक्ट है और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कुछ ज्यादा अच्छे से चलेगा नहीं। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ इंडेड ये जो चीज है राउटर्स अपने टाइम के बहुत ज्यादा आगे हैं और हमारी कंट्री उसके साथ कैचअप नहीं कर पाएगी। उस पैसे को तो हम कंप्यूटर हार्डवेयर में भी डाल सकते हैं। दूसरा कहता हाँ अभी के टाइम पर इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि हम लोग इंटरनेट को अफोर्ड कर सकते हैं और ये इंटरनेट फी इतनी भी बुरी नहीं है। वो नेबुला का फाउंडर कहता है डियर बॉसेस मुझे मालूम है कि आप लोग राउटर के फ्यूचर के बारे में ओपिस्टिक नहीं है, लेकिन प्लीज बिलीव करिए हम पर अभी तो इंटरनेट के बस अर्ली एरा चल रहा है। कुछ सालों बाद वायरलेस नेटवर्क पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा और फिर हर जगह राउटर ही छाए रहेंगे, वही मेन स्ट्रीम बन जाएगा। वो बंदा कहता है एक बेवकूफ होगा जो इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा जिसका एक अनस्टेबल आउटलुक है। दूसरा कहता है हाँ सही कह रहे हो, और यहाँ पर इन स्मॉल बिजनेस को आने किसने दे दिया, ये अंदर कैसे आया? तभी यानमू कहता है मैं इन्वेस्ट करूंगा 15 मिलियन तुम्हारी राउटर कंपनी के अंदर। वो कौन घबरा गया। कहता है मिस्टर यान लगता है कुछ आप जल्दी कर रहे हैं, आपको दोबारा सोच लेना चाहिए। वो नेबुला का फाउंडर कहता है क्या तुमने कहा 15 मिलियन हमारी कंपनी में? यानमू कहता है हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हालांकि अभी नेबुला ग्रुप ने अपने जो शार्पनेस है उसे रिवील नहीं करा है, लेकिन धीरे धीरे जब इंटरनेट डेवलपमेंट होगा तो मुझे बिलीव है कि फ्यूचर के अंदर नेबुला उसका बहुत ज्यादा ब्रिलियंट फ्यूचर होने वाला है। वो नेबुला का फाउंडर कहता है तुम सही कह रहे हो। वहाँ पर जो लोग खड़े तो कहते बुलशिट, ये वही मा डोंग आ गया था। वो कहता है इस बच्चे की बात मत सुनो, नॉनसेंस, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है, ऐसे ही फेंकता रहता है। अभी दरवाजे पर कितना ज्यादा हंगामा कर रखा था। तभी दूसरा बंदा कहता है मिस्टर मा क्या तुम इस लिटिल ब्रदर को जानते हो? वो कहता है जानता, इसका नाम सुनना मेरे काने को गंदा कर देता है, ये है पीस ऑफ शिट, क्या ये वर्थ भी करता है कि इसको कोई जाने? कौन कहता है मा डोंग ये मत भूलो कि हम हाफ कलीग्स हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी नॉनसेंस अपनी बकवास मुंह को यहीं पर बंद कर लो। मा डोंग कहता है बाय द वे अगर तुम ये मेंशन नहीं करोगे तो मैं तो भूल ही जाता हूँ। फिर वो चिल्लाकर कहता है हम सभी को मालूम है कि हम सभी सेम ग्रुप के अंदर हैं, हाउस ऑफ ड्रैगन, और कॉन्ग तो बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर है। तूने जानबूझकर वर्कर्स के जो पे है उनको रोका और वो एक्चुअली चाहता है कि वो उस सब्सिडियरी कंपनी को ले ले उस पैसे चुराने के लिए और बाद में वो जंगचैन छोड़कर चला जाएगा। तभी वो लोग उनमें से एक कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो यान और ये कौन मिले हुए हैं? कौन का इतना ज्यादा खराब कैरेक्टर कैसे हो सकता है? अगर कौन ही ऐसा है तो यानमू वो कौन सा बेहतर होने वाला है? मा डोंग कहता है कौन अगर तुम स्मार्टर होते तो तुम इसके लैपडॉग नहीं बन गए होते। कौन को गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ जाने लगा। यान उसको रोकता है। वो कहता है अच्छा तो तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मेरे पास 15 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है? मा डोंग गुस्से में कहता है मैं मा डोंग हमेशा कॉन्फिडेंट होता हूँ, खास करके तुम्हारे जैसे बुलशिट के सामने। अपने मन में वो कहता है मैं किसी भी अमीर बच्चे को नहीं जानता जिसका नाम यानमू है और फिडेलिटी को खरीदने के बाद इसके पास कितने ही पैसे रह गए होंगे। यानमू कहता है अगर ऐसी बात है तो हिम्मत है एक शर्त लगाओ मेरे साथ। बैट है कि मैं 15 मिलियन नेबुला में इन्वेस्ट करूंगा इमीडिएटली, और बैट ये है सच फिडेलिटी के बारे में। मा डोंग फिर से जोर से चिल्लाकर कहता है इसके ऊपर शर्त लगा रहे हो? तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि तुम नेबुला के अंदर इन्वेस्ट करो, ये बैट तो तुम पक्का ही हारने वाले हो। यानमू कहता है लेकिन अगर तुम हारते हो तो मेरे सामने घुटनों पर आकर अपनी गलती मानोगे, पब्लिक के सामने अपने आप को 3 थप्पड़ मारोगे और हमें फिडेलिटी के बारे में साफ साफ क्लियरली बताओगे। ऑफ कोर्स अगर मैं हारता हूँ मैं भी तुम्हारी तरह
करा सेम करूंगा। क्या ख्याल है इसके बारे में? माडोंग अपने मन में सोचता है ये यानमू इस बच्चे के पास इतने पैसे नहीं है कि ये नेबुला के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हर एक चीज में एक मिसफॉर्चून होता ही है। अगर मैं हार गया तो मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। यानमू कहता है क्या हो गया, डर गए? तभी पीछे से कोई कहता है मिस्टर मा, सभी लोग यहाँ पर बहुत टाइम से खड़े हैं इस तमाशे को देखने के लिए और तुम सभी का मजा ऐसे खराब नहीं कर सकते हो इस मौके पर। क्या तुम एग्री करोगे? ये है टैंग निंग, जिंगचियान सिटी का फर्स्ट फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। माडोंग उसे देखने के बाद थोड़ा सा घबरा गया। वो कहता है मिस्टर टैंग आप यहाँ पर? यानमू भी शौक था। वो अपने मन में कहता है टैंग ये तो टैंग फैमिली का सेकंड सन है और पिछले लाइफ में नेबुला ग्रुप ने रॉ मटेरियल इन्हीं की फैमिली से खरीदा था और अगर हम इनके साथ अपना अच्छा रिश्ता बना ले तो फ्यूचर में नेबुला का जो डेवलपमेंट होने वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वो टैंग कहता है तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। माडोंग कहता है मिस्टर टैंग आप मजाक कर रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही बेवकूफी का, हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बैट करने का, मुझे माफ कर देना आपको हंसाने के लिए। टैंग कहता है मिस्टर मा ये कोई मजाक नहीं है, कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को देखने का। मैं यहाँ पर आया और तुमने खत्म भी कर दिया, क्या हो गया? क्या तुम्हारी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? माडोंग घबरा गया। वो कहता है मैं तो आपको एडमायर करता हूँ, आखिरकार मेरी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं बैट करता हूँ। कौन कहता है मिस्टर यान प्लीज दोबारा सोच लीजिए कि आप सच्ची में माडोंग के साथ बैट करना चाहते हैं? यान कहता है ऑफ कोर्स मैं बैट करना चाहता हूँ, मेरा बैंक कार्ड कहाँ है? तभी फैंग आ जाती है और कहती है हे यानमू मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आप को एम्बेरस मत कराओ, जल्दी करो यहाँ से चले जाओ। फैंग अपने मन में कहती है जो हमें शक था कि यानमू के पास बहुत सारा पैसा है वो तो बस एक मजाक था और उसकी वजह से अब ये अपनी बेइज्जती करवाने वाला है। तभी वहाँ पर माडोंग आकर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है मिस फैंग देखो इस बुलशिट को, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चीजें अब यहाँ तक आ चुकी है और अभी भी हार मानने से रिफ्यूज कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत अभी भी प्रिटेंड कर रहा है, जब तुझे मालूम है तेरी गलती क्या है तो उसे सुधारने के बजाय यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। यानमू कहता है मुझे मेरा कार्ड मिल गया। मिस्टर जैंग एक ह्यूमन बीइंग होना सेम है बिजनेस करने के साथ जैसे, ये सब कुछ ऑनेस्टी के बारे में है। मेरे कार्ड में पैसे हैं और अगर तुम कोऑपरेट करने के लिए एग्री करते हो तो मैं इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ हमें एग्री करता हूँ, उसे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी। वो अपने मन में कहता है ये यंग मैन सीधे साधे कपड़े पहन रखा है और इसके हाथ भी बहुत ज्यादा स्टडी है और एक ट्रस्टवर्दी पर्सन लग रहा है। तभी उसके कार्ड को माडोंग छीन लेता है। वो कहता है लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है प्रिटेंड करने की, जरा इस कार्ड को देखो। क्या तुम में से कोई कह सकता है कि कोई बंदा जो 15 मिलियन दे सकता है वो ऐसा कार्ड रखेगा? ये ऑर्डिनरी बैंक कार्ड किसको बेवकूफ बना रहा है? पीछे लोग कह लगते कि हाँ अगर इसके बैंक कार्ड में 15 मिलियन से ज्यादा डॉलर होते तो इसके पास ये वीआईपी कार्ड होता और ये अभी भी एक ऑर्डिनरी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। यानमू अपने कार्ड को ले लेता है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो। पीछे से वो नेबुला का फाउंडर जाता है। कहता है मिस्टर यान यहाँ पर अपना कार्ड को वो उस मशीन के अंदर स्वाइप करता है। मशीन बताती है कि इसके अंदर इनसफिशिएंट बैलेंस है। माडोंग ये देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है अब तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? तुम्हारे 15 मिलियन कहाँ गए? तुम्हारे मुंह में? यानमू मैं तुम्हारी एक्टिंग के लिए तुम्हें सॉरी कहता हूँ कि तुम कोई एक्टर नहीं हो। यानमू अपने मन में कहता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, लो बैलेंस क्यों दिखा रहा है? अगर तुम लोग भूल चुके हो तो यानमू ने एक लॉटरी खरीदी, उसकी वजह से उसके पास ये पैसे आए थे और कुछ उसने ब्राइड प्राइस के लिए बचा के रखे हुए थे। कौन कहता है मिस्टर यान अब हम क्या करें? जो नेबुला का फाउंडर था वो भी अपने मन में कहता है क्या सच्ची में हम सभी को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन इसने जो भी कहा वो कोई झूठ नहीं लग रहा था। माडोंग कहता है यानमू मैं माडोंग कोई अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूँ और मिस फैंग के भलाई के लिए बस माफी मांग लो मुझसे और चाहो तो अपने घुटनों पर आ सकते हो। टैंग कहता है यंग मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर ऑनेस्टी और तुमने बेट लगाई है। माडोंग कहता है सिंस अब टैंग ने भी कह दिया है मिस्टर टैंग तो मैं सब कुछ मिस्टर टैंग पर ही छोड़ देता हूँ। कौन कहता है माडोंग तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ सिंपल है? हम सभी को मालूम है कि बैंकिंग सिस्टम कभी भी खराब हो सकते हैं जब भी बड़ी लार्ज ट्रांजेक्शन करनी हो। क्या ख्याल है कि मैं बैंक को कॉन्टेक्ट करूँ अभी के अभी और उनको कहूँ कि वो अभी एक प्रोफेशनल चेकर को भेजें इसे देखने के लिए? माडोंग कहता है नहीं मुझे बाद में कुछ काम है, आखिरकार मैं यहाँ पर अपना टाइम तुम्हारे साथ वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर रह सकता। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर आओ जल्दी करो। यानमू कहता है मिस्टर मा कौन गलत है और कौन सही? जब बैंक का स्टाफ आएगा तो पता चल जाएगा। तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जल्दी पकड़े जाने वाले हो? मेरे पास सच्ची में पैसे है इस कार्ड के अंदर और तुम्हें इस बात का शायद पता है इसलिए तुम घबरा रहे हो। माडोंग कहता है मैं हूँ एक कंपनी का प्रेसिडेंट और तुझे तेरे जैसे ब्रैट से डरूंगा? मैं तुझसे नहीं डरता। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं मिस्टर मा क्या हुआ, क्या करना है? माडोंग कहता है इसको घेर के खड़े हो जाओ। बच्चे मैं तुझे एक और चांस दे रहा हूँ, अगर तू अभी भी घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगने के लिए राजी नहीं होता है तो ये लोग तुझे तब तक मारेंगे जब तक तू अपने घुटनों पर ना जाए। यानमू कहता है ये कहने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई और पहली बात ये मैं हारा नहीं हूँ, तुम्हारे सामने घुटनों पर क्यों आऊँ? मुझे लगता है कि जिस बंदे को अपने घुटनों पर आना चाहिए वो तुम हो। यानमू अपने मन में कहता है क्या तुझे सच्ची में लगता है कि मैं इतना ज्यादा इजी हूँ मुझे बुली करना? माडोंग कहता है लगता है सच्ची में रोने नहीं वाला जब तक ये अपनी मौत को पास से न देख ले। इसे जमीन पर गिरा दो और इसको कहो कि अपने घुटनों पर आकर अपनी गलती माने। तभी कौन का बॉडीगार्ड आ जाता है। कहता है मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत जो मिस्टर यान को हाथ लगाए। लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मैं एक साथ 2 लोगों को संभाल सकता हूँ लेकिन ये तो 6 हैं, इनको कैसे साफ करूँ? तभी एकदम से वहाँ पर
पर कुछ होता है, किसी को कुछ दिखता नहीं। वो बॉडीगार्ड अपने मन में कहता है ये क्या है, क्या सच्ची में एक इंसान भी है? माडोंग कहता है अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे लिए इंतजार कर, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है और पटपट जैसा मुंह, तू एक सिंपली यूजलेस है। फैंग अपने मन में कहती है आखिरकार यानमू उसे फाइट करना कब आया? टैंग भी अपने मन में कहता है मैं भी इस बच्चे को देख नहीं पाया, कितना ज्यादा फास्ट था। एक ही पल में इसने सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को अपने घुटनों पर ला दिया। ये बात सच है कि कोई भी किसी को अपीयरेंस से जज नहीं कर सकता है। तभी कोई कहता है सभी लोग रास्ता दीजिए, हमें कोंग से एक फोन आया है और हम यहाँ पर सिचुएशन को चेक करने के लिए आए हैं। माडोंग कहता है यह बेकार है, यहाँ पर बैंक के स्टाफ क्या कर रहे हैं बीच में टांग डालने के लिए, बिजनेस तो कब का खत्म हो चुका है। टैंक कहता है अब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो कुछ और देर इंतजार करना बुरी बात थोड़ी है, इनको चेक करने दो, पता तो चले कि ये कैसे हारने वाला है। माडोंग कहता है मिस्टर टैंक की भलाई के लिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ और अगर सच्ची में तुम्हारी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे एक हॉरिबल डेथ दूंगा। वो बैंक का स्टाफ अपने कंप्यूटर को खोलता है जिसके अंदर उसका अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा था। वो कहता है सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास जो पैसे थे क्या वो 50 मिलियन से ज्यादा हो गए थे? माडोंग कहता है बैलेंस 0 है और तुम कह रहे हो कि उसका जो पैसे हैं 50 मिलियन तक पहुँच गए। यानमू कहता है हाँ। वो कहता है सर तो एक चीज है कि आपका जो कार्ड है वो फ्रोज हो चुका है क्योंकि आपके बैंक में कुछ ज्यादा ही पैसे थे और जब तक हमें ये पता नहीं चलता आखिरकार आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, तब तक हम आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके रखेंगे और पता लगने के बाद हम आपके सर्विस को अपग्रेड कर देंगे। माडोंग कहता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये नहीं। यानमू कहता है मेरे पैसे जहाँ से आए हैं वो सब कुछ ट्रेसेबल है और क्या अभी इस स्टेशन में मैं पैसों को ट्रांसफर कर सकता हूँ? माडोंग पीछे से चिल्लाकर कहता है तुम लोगों को कोंग ने बुला रखा है, इस जैसे ट्रैश के पास 50 मिलियन वोन कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ झूठ है। वो कहता है ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर अभी भी आपको कोई शक है तो मैं आपको अपना वर्क नंबर दे दूंगा, आप फोन करके चेक कर सकते हैं। सर आपका जो बैंक कार्ड है वो एक नॉर्मली तरीके से यूज किया जा सकता है, आप बैंक में आकर अप्लाई कर सकते हैं कस्टमाइज गोल्ड कार्ड के लिए। वो लोग कहने लगते कि गोल्ड कार्ड, इस बंदे के पास थोड़े पैसे नहीं है, बहुत पैसे हैं। मैं भी एक बार यही कार्ड बनवाने के लिए गया था लेकिन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माडोंग फिर से चिल्लाकर कहता है ये काउंट नहीं कर सकता, ये काउंट नहीं करता जब तक इसके पास पैसे नहीं है। नबुलो को अभी के अभी ट्रांसफर करने के लिए ये हार जाएगा। यानमू कहता है कि तुम सच्ची में इतने ज्यादा हरी में हो इसे पता लगाने के लिए। कोंग कहता है मिस्टर यान पैसे ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुके हैं। और माडोंग अब तुम्हें क्या कहना है? माडोंग की हालत खराब हो गई। वो कहते हैं तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम मेरे साथ ऐसे डील करना चाहते थे, तुम लोगों ने चीट करी है, मैं ऐसे डील नहीं कर सकता। तब इसके पीछे आकर किसी ने उसके टांग पर लात मार दी जिसके बाद वो नीचे गिर गया। माडोंग कहता है मिस्टर टैंग आप ये क्या कर रहे हैं? टैंग कहता है अब तुम हार चुके हो और कौन कह रहा था कि अपनी गलतियों को मानना चाहिए और फिर भी अपनी गलती को नहीं मान रहा, और अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें मालूम है, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। वो अपने घुटनों पर आकर अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है अभी जब जो हुआ मैं अंधा हो गया था, मेरी आंखें सच को नहीं देख पाई, मुझे मिस्टर यान को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यानमू कहता है क्या हो गया, कुछ भूल गए? माडोंग कहता नहीं मैंने नील और स्लैप मार तो लिया और माफी भी मांग ली। यानमू कहता है और फिडेलिटी के सच के बारे में क्या तू चाहता है कि सारे के सारे ब्लेम को हम कोंग पे डाल दे? कोंग भी खुश हो गया कि अब सच्चाई बाहर आने वाली है। वो कहता है थैंक यू मिस्टर यान। माडोंग कहता है मैंने कहा था फिडेलिटी उसको किसी ने खरीद लिया और मैं कोंग से जेलस करता था कि उसका जो इतना सारा कर्जा था उसने बहुत सारा उतार दिया और मैं पहले जो बकवास कर रहा था, मैंने सब जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ झूठ था। पीछे लोग कहने लगते हैं अच्छा तो ये हुआ था। वो वहाँ से खड़ा होकर जाने लगा। वो अपने मन में कहता है यानमू मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तूने मेरे लिए एक गड्ढा खोद दिया है और जल्द ही मैं इसको वापस करने वाला हूँ। और वहाँ पर लोग कह रहे थे कि इस ऐसे घटिया इंसान के साथ अब से कोई बिजनेस नहीं करेगा। तभी नबुलो का फाउंडर कहता है मिस्टर यान हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू, नबुला ग्रुप आपको कभी भी नीचे नहीं गिराएगा। यानमू कहता है और आपकी मदद के लिए थैंक यू, अगर आपको फ्यूचर में कोई मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे कह सकते हैं। वो मिस्टर टैंग को कह रहा था और फैंग दूर दूर से खड़े खड़े देख रही थी। वो अपने मन में कहती है यानमू वो तो सच्ची में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर उस घटिया इंसान के साथ कभी आती नहीं। वो अपनी माँ को याद करने लगती है जब उसकी माँ ने कहा कि फैंग याद है तुम्हारी आंट ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था उस बॉस के साथ माडोंग। उसका भाई कहता है मैंने सुना है कि आज एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग होने वाली है जिंगपेंग होटल के अंदर और मिस्टर मा वहाँ पर जाने वाला है, सिस्टर आप भी आज उसके साथ जाएंगी? फैंग कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती। तब इसका फादर आता था। वो कहता है क्या यह बात तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम जाना चाहती हो या नहीं? अब यानमू तो हाथ से निकल गया, लेकिन तुम्हें मेरे पास एक सन इन लॉ लेकर आना है, नहीं तो तुम्हें पालने का क्या फायदा? फिर इसकी माँ रोने लगी और रोते हुए कहती है हम तुम्हें ये जबरदस्ती करने के लिए थोड़े कह रहे हैं, अगर तुम्हारा भाई पैसे ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई तो हमारी फैमिली एक्सटिंक्ट हो जाएगी और क्या तुम इस बात को सहन कर सकती हो? और ये बात तो पूछो ही मत, तुम्हारी मोम ने तुम दोनों को कैसे पाला है। टैंग कहता है ये तो किस्मत की बात थी हमें मिलना, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फैंग वहाँ से जाने लगी। सिस्टम उसे बताता है कि उसने मिशन को कंप्लीट कर लिया और उसे मिलते हैं 10 सर्वाइवल पॉइंट और सिस्टम 10% सर्वाइवल पॉइंट्स को रख लेगा टम अपग्रेड करने के
लिए। यानमू अपने मन में कहता है तुम्हारा क्या मतलब, सिस्टम खाली मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि मुझसे चार्ज भी ले रहा है। तभी कोंग का बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर यान, मिस्टर कोंग ये अच्छा नहीं है, वहाँ पर वर्कर्स दोबारा से हंगामा कर रहे हैं। कोंग कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि उनकी सैलरी दे दो, ये फिर से क्यों शुरू हो गया। वो कहता है ये चीजें कुछ ज्यादा ही एडवांस में पहुंच चुकी है, हमने उनकी तनख्वाह दे दी है लेकिन अभी भी वो लोग कंपनी के इंटरेस्ट को ब्लॉक करके खड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि कंपनी बदल चुकी है, पहले कोई ओन करता था अब कोई और नया ओनर आज का है और अगर फ्यूचर में कहीं उनके लिए कोई काम न रहा तो। कोंग कहता है मिस्टर यान अब क्या करें, नए प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी टाइम है और हम उनको ऐसे नहीं रख सकते है ना। यान कहता है चलो एक बार कंपनी जाकर खुद देख लेते हैं। मिस्टर टैंग मिस्टर जैंग अभी मैं जाता हूँ। फिडेलिटी बिल्डिंग, वहाँ पर वर्कर्स हंगामा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं लगता है तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम लोगों के लिए क्या अच्छा है, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी एक वर्कर उनके एक साथी को धक्का मार देता है, कहता है हमें जाकर मिस्टर कोंग से मिलना है, पैसे तो मिल गए हैं लेकिन प्रोजेक्ट वो जल्द ही रुकने वाला है, उसके बाद क्या आगे हम क्या काम करेंगे। दूसरा कहता है हाँ फिर तो हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनमें से एक साथी उनका नीचे गिर गया वर्कर्स के धक्का मारने के बाद, फिर बाद में अपना चाकू निकाल लेता है। वो कहता है डैम तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे धक्का दे रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर उस वर्कर को सीधा पेट में चाकू घुसा देता है। वो लोग चलने लगे, उसने चाकू मार दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ। यानमू कहता है जरा देखते हैं यहाँ पर ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है, जरा देख के आओ। वो बॉडीगार्ड वहाँ पर रास्ता करने लगा, रास्ता दीजिए मिस्टर कोंग और मिस्टर यान आ रहे हैं। तभी एक बंदा जिसके हाथ में चाकू था, जिसने चाकू मारा था, वो कहता है तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए हैं और फिर भी हंगामा कर रहे हो, तुम लोगों को तो एक सबक सिखाना ही था, अब देखता हूँ कि कौन अंदर घुसेगा। दूसरा कहता है भाई सही कह रहा है और अगर तुम लोग मार नहीं खाना चाहते हो इससे पहले देर हो जाए, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर कोंग के दरवाजे को गंदा मत करो। वहाँ पर जो वर्कर्स था जिसको चाकू लगा वो अपने पेट को पकड़े बैठा हुआ था और उनको गालियां दे रहा था। मिस्टर कोंग कहता है ये किसने करा, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ये बंदे कहते हैं मिस्टर कोंग हम आपकी मदद कर रहे हैं आपकी यहाँ पर अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा कहता है हाँ हमें बस थोड़े से पैसे देने इनको कंपनसेट करने के लिए, इसमें क्या बड़ी बात। यानमू कहता है क्या तुमने एम्बुलेंस को बुलाया। एक वर्कर कहता है हाँ लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आएगी और उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लग रहा है, हम ज्यादा देर के लिए इंतजार नहीं कर सकते और अगर एक बार प्रोजेक्ट रुक गया हम में से कई लोगों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी डॉटर बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उसका एक माइनर ऑपरेशन होने वाला है और अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं उसके लिए पैसे कैसे लेकर आऊंगा सर्जरी के लिए। यानमू याद कर लगता है अपने फादर की सिचुएशन को, कैसे वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसे उसके बेटे के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं ताकि वो शादी कर सके। वो लोग कह रहे थे कि हमने दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करी लेकिन तब भी हमें कोई और दूसरा काम मिला ही नहीं। तब एक बंदा कहता है ये सांस नहीं ले रहा, एम्बुलेंस कब आएगी, अभी तक नहीं है क्या। बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर कोंग अब हम क्या करें। कोंग कहता है इन दोनों बास्टर्ड्स को पहले बांधो। वो बॉडीगार्ड उन दोनों की तरफ चलने लगा। वो लोग कहते हैं ब्रदर बाओ हम लोगों की वजह से हमने जो मदद करी है आज के बाद कोई भी यहाँ पर ट्रबल खड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा कहता है ब्रदर बाओ क्या हो गया, क्या हमने कुछ गलत कर दिया। बॉडीगार्ड कहता है आखिरकार मिस्टर कोंग ने तुम जैसे स्टूपिड लोगों को ढूंढा कहाँ से, धरती के बोझ। ये अनमू से चेक कर लगता है ये सांसें नहीं ले रहा। सिस्टम बताता है कि ये सांसें तो ले रहा है लेकिन ये मरने के कगार पर पहुंच चुका है। ये अनमू सोचता है अगर सिस्टम मेरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है तो ये दूसरे की भी कर सकता है और उन्हें बचा भी सकता है। सिस्टम क्या कोई रास्ता है इस मरते हुए इंसान को बचाने का। सिस्टम कहता है सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद सिस्टम स्टोर के अंदर रिजरेक्शन मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी जिनको तुम सर्वाइवल पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हो। यान देखता है अभी तो बस 3 पील है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना, ये तो बेकार है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिस्टम कहता है कि तुम अपने सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस बंदे की लाइफ को कुछ मिनटों के लिए बढ़ा सकते हो ताकि तब तक एम्बुलेंस आकर इसको बचा सके, लेकिन उसके लिए होस्ट के 12 सर्वाइवल पॉइंट्स कंज्यूम हो जाएंगे। इस फंक्शन को बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। यानमू कहता है ठीक है। आखिरकार क्या फर्क है उसे बैठकर बस मरते हुए देखकर, वो दोनों स्कमबैग और इसकी मौत इस बिल्डिंग के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वो बंदा कहता है ये सांस ले रहा है, जल्दी करो मदद करो, बस थोड़ा सा और देर, एम्बुलेंस जल्दी आने वाली है। वहीं बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर यान मिस्टर कोंग मैं दोनों कचरों को पकड़कर यहाँ पर ले आया। उनमें से कहता है मिस्टर कोंग ब्रदर बाओ हम तो ये सब कुछ कंपनी की भलाई के लिए कर रहे थे, आप ऐसा नहीं कर सकते। यान कहता है कंपनी की भलाई के लिए। वो कहता है ये तो तुम हो, तुम तो वही बच्चे हो जो कह रहे थे 3 दिनों के बाद पैसे लेकर आओगे। कोंग कहता है मिस्टर यान क्या चल रहा है। यान कहता है तुम इन्हें पूछ सकते हो। बॉडीगार्ड उनको लात मारता है। वो कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, सही से बताओ। वो कहता है मैंने कहा कि इस बच्चे की आंट ने मैजों खेला और $500,000 लोन लिया और इसने कहा था कि ये उनके पैसे वापस कर देगा और कल इसका टाइम खत्म होने वाला है। दूसरा कहता है हाँ मिस्टर कोंग उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा पैसा दे या ना दे, इसकी सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसे बेचकर ब्लैक मार्केट के अंदर कम से कम $1 मिलियन तो कमा ही सकते हैं। कोंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है क्या तुमने मेरी कंपनी को एक ब्लैक एस क्लब समझ रखा है, क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो। मिस्टर यान क्या तुम्हें इस कंपनी की सिचुएशन पहले से मालूम थी। माडोंग ने कहा था कि उसके पास एक तरीका है पैसा लाने के लिए और मैं उनके साथ मिल गया, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने इनको जाने दिया, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करवाना चाहता था। यानमू कहता है माडोंग। कोंग कहता है हाँ लेकिन अभी फिडेलिटी ग्रुप आपका है और ना ही कोई फॉरेन डेट बचा है। यानमू जाकर उसको लात मार देता है। वर्कर्स ये देखकर हैरान थे। उनमें से कहता है ये 2 लोग अभी हमारे सारे वर्कर्स को बुली कर रहे थे बड़े वक्त से और ये सच्ची में कोई हेवन का इनकारनेशन आ गया है कि ये सच्ची में यंग मैन इस कंपनी का ओनर है। तभी एम्बुलेंस
नर्स वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर इसको ले जाने लगे। वो कहते हैं अभी भी ये जिंदा है और इसको खून की जरूरत है, प्लीज रास्ते को साफ करिए। कोंग अपने मन में कहता है लकली ये जिंदा रह गया, लेकिन आगे क्या करना है। यान कहता है पहले हम इन वर्कर्स को रीसेटल करते हैं और हमें दूसरी इंजीनियर टीम ढूंढने की जरूरत नहीं। जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो हमें वर्क के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी एक वर्कर कहता है पिछली बार तुम लोगों ने हमारे 6 महीने की सैलरी रोक दी थी और अगर हम दोबारा से यहाँ पर रहेंगे तो कहीं अगली बार हमारी सैलरी को लेकर तुम लोग भाग जाओ, फिर हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। यानमो कहता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी ये इंश्योर करने के लिए कि तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल जाए और तो और तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी का भी ध्यान रखेगी और साल के एंड में तुम सभी लोगों को डिविडेंड भी मिलेगा। पिछली लाइफ के अंदर यानमो के फादर की टांग टूट गई थी कंस्ट्रक्शन साइट पर और क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इसकी वजह से कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। वो लंगड़ा हो गया और इसकी जॉब भी चली गई। एक वर्कर ये बात सुनने के बाद खुश हो गया। वो कहता है मैंने सुना है कि जो लोग डिसेंटली वर्क करते हैं वो एक साइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हम लोग फाइन कर सकते हैं एक केस पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर। दूसरा कहता है ये बात सच है लेकिन कहीं हमारे साथ झूठ तो नहीं कह रहा। बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर कोंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई साइन करवाने वाला है कॉन्ट्रैक्ट और इन वर्कर्स को डिविडेंड देगा। कोंग कहता है बिना इसके अभी तक तो कंपनी पूरी की पूरी तरह कोलैप्स हो जाती। बॉडीगार्ड कहता है ये अमीर है, कैपेबल है और आज जो इस कंपनी में इसने इन्वेस्ट करा ऐसे ही नहीं करा होगा। बाय द वे इन दोनों का क्या करें। यान कहता है इनको कैसे डील करना है, हमें अपनी कंपनी की रेपुटेशन को भी बचाना है, फ्यूचर के अंदर हमारी कंपनी को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। और रही बात सिविलियर वर्कर जिसको आज चोट पहुंची है उसके सारे मेडिकल का खर्चा कंपनी देगी ताकि ये सिचुएशन दोबारा कभी ना आए। कोंग कहता है ठीक है मिस्टर यान मैं संभाल लूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद दोबारा कभी ये नहीं होगा। यान कहता है ठीक है अब मैं वापस जाता हूँ। कोंग कहता है लिबाओ मिस्टर यान को छोड़कर आओ। यान कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप चल जाऊंगा। कोंग कहता है ये बच्चा एक मैन है जिसके पास एक गोल है और ये सच्ची में बिजनेस में मुझसे बेहतर है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, शायद तुम भी अपना माइंड इसके लिए चेंज कर लो, हमें बस एक बार इसके अंदर बिलीव करना है। यानमो का घर। यानमो सोचता है क्या मॉम डैड वापस आ गए। तभी मैंगी आवाज आती है। वो कहती है ब्रदर यानमो तुम इतनी लेट क्यों आए। यानमो कहता है मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे कुछ संभालनी थी। मैंगी कहती है यानमो मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हो और पहले ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या इसलिए क्योंकि तुम सिस्टर फैंग के साथ शादी करने वाली हो ताकि तुम उसकी जो ब्राइड प्राइस है उसे डबल कर दो। यानमो कहता है इतना ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं, कल मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। यान अपने मन में कहता है मैंगियाओ की विश थी कि वो एक बड़े घर में रहे और अब फाइनली वो अपनी विश को पूरा कर सकती है। मैंगियाओ कहती है कहाँ पर, क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो। यानमो कहता है नहीं मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा, अभी बहुत देर हो चुकी है और मुझे आराम करना है। यानमो अपने मन में कहती है कि ब्रदर यानमो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो चुके हैं इन 2 दिनों में, ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही पर्सन बन चुके हैं। यानमो कहता है ये आई ऑफ मून मास्टर गॉड सिस्टम मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है और दूसरों को भी, इसके पास अलग अलग फंक्शन है, क्या बस यही है। तब इसकी लाइट चमकने लगी। सिस्टम कहता है कि तुम सिस्टम स्पेस में जाने वाले हो, क्या होस्ट इनहेरिटेंस के लिए तैयार है। यानमो कहता है इनहेरिटेंस क्या इनहेरिटेंस। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे रीबर्थ के कारण स्पेस टाइम कोलैप्स हो गया है और इसीलिए उसे संभालने के लिए सिस्टम सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी भी वो काफी नहीं है क्योंकि स्पेस टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्ट होते हैं और अभी होस्ट की जरूरत है कि वो इनहेरिटेंस लॉर्ड गॉड सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यानमो शॉक हो गया। वो कहता है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सिस्टम कहता है हाँ। यानमो कहता है मैंने इसके लिए हाँ नहीं करा, मैं तैयार नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है। सिस्टम कहता है इनहेरिटेंस के बाद सिस्टम लेवल लिमिटेड हो जाएंगे और होस्ट को कोई भी और टास्क नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे करके उसकी आंख बंद होने लगी। फिर एकदम से सिस्टम कहता है इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। होस्ट अपने पर्सनल पैनल को चेक करे। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। यानमो कहता है इनहेरिटेंस प्रोग्रेस 1% क्यों है। सिस्टम कहता है क्योंकि होस्ट के पास बेसिक एट्रीब्यूट है और वो इनहेरिटेड एबिलिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानमो कहता है क्या स्कैम है, क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदा तो हूँ, एक ना एक दिन मैं इसके बारे में पूरी तरीके से पता लगा लूंगा। बाहर मैंगियाओ थी। वो कहती है दोपहर हो चुकी है और यानमो अभी तक जागा नहीं, क्या वो इतना ज्यादा थका हुआ था। तभी गेट खुलता है। यानमो कहता है मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमो तुमने कहा था कि हम यहाँ पर आज कहीं जाने वाले हैं। यानमो कहता है मैं तो भूल ही गया था, चलो चलते हैं जिनजियान सिटी स्ट्रीट। वो लोग जा रहे थे। तभी मैंगियाओ कहती है वो तो सिस्टर फैंग है। ब्रदर यानमो वो लोग एक होटल में जा रहे हैं, फैंग मुझे कुछ सही नहीं लग रही, क्या हुआ उसे। यानमो उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगता है। वो कहता है वो उसकी चॉइस है और तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो लोग आ जाते हैं ब्लू वाटर बे सेल्स डिपार्टमेंट में। मैंगियाओ कहती है यानमो तुम लोगों के बीच में क्या हुआ। यानमो कहता है बात करना बंद करो, पहले घर देखने के लिए चलते हैं, नहीं तो डिपार्टमेंट क्लोज हो जाएगा। वहाँ पर एक लड़की थी जो काम कर रही थी। वो कहती है हेलो सर, क्या आप यहाँ पर घर देखने के लिए आए हैं। यानमो कहता है मुझे एक विला देखना है, ना कि घर। वो कहती है सर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आपको घर देखना है यहाँ पर कई सारे छोटे घर हैं, जब तक आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं और बाकी पेमेंट आप धीरे धीरे करके दे सकते हैं। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमो ये तो शेंजियन ग्रुप है और यहाँ के जो घर हैं बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्या आप सच्ची में खरीदना चाहते हैं। यानमो कहता है हाँ मैं तुम्हें एक विला देना चाहता हूँ, तुम हमें
हमेशा से एक बड़े घर में रहना चाहती थी, है ना? मैंग्याओ कहती है, क्या मुझे एक विला दोगे? तभी जो वहाँ पर काम कर रही थी वो कहती है, सर लगता आपको मालूम नहीं कि विला कितने का आता है। क्या आपको पक्का यकीन है कि आप यहाँ पर एक विला खरीदना चाहती हैं? यानमू कहता है, हाँ मुझे एक विला खरीदना है। वहाँ पर कई सारे लोग उसे देखने लगे। मैंग्याओ घबराने लगी। वो कहती है, ब्रदर यानमू क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं? वो लड़की कहती है, ये जो कपड़े तुम लोगों ने पहन रखे हैं उन्हें मिलाकर $200 नहीं बनते हैं और तुम एक विला खरीदना चाहती हो? मैंग्याओ गुस्सा हो जाती हो, कहती है, तुम ये ब्रदर यानमू को कहने के लिए अलाउड नहीं हो। ब्रदर यानमू हमें अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं। तभी कोई कहता है, यानमू क्या ये सच्ची में यानमू है? क्या ये कोइंसिडेंस है? ये तो सच्ची में तुम ही हो, मैंने अभी भी तुमको देखा और मुझे यकीन नहीं होता है। यानमू कहता है, जूफी बड़ा वक्त हो चुका है मैंने तुम्हें देखे, कैसे हो? ये जूफी है, 23 साल का जूनियर हाई स्कूल क्लासमेट था यानमू का और अभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जूफी कहता है, तुम अभी भी बदले नहीं हो, वही पुराने कपड़े, वही फटीचर कंडीशन, वही पुरानी शर्ट को कई सालों तक पहनते जाते हो। यानमू कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? यानमू अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि जूफी एक स्मॉल बिजनेस चलाया करता था, लेकिन कुछ ही सालों में उसका बिजनेस ठप हो गया। जूफी कहता है, मेरे पास एक स्मॉल बिजनेस है और मैं यहाँ पर घर खरीदने के लिए आया हूँ। क्या तुम भी यहाँ पर एक घर देखने के लिए आए हो? अब ये मत कहना कि तुम एक स्मॉल अपार्टमेंट लेने के लिए आए हो, ये बहुत ज्यादा शेमफुल बात है। वहाँ पर वर्कर थी, वो आ जाती है, कहती है, हाँ जो घर होता है वो एक पर्सन के स्टेटस को सिंबलाइज करता है और एक छोटे घर में रहना और एक विला में रहना बहुत ज्यादा अलग बात होती है। और लोग जैसे बॉस जूफी कई सारे अलग अलग यंग टैलेंट्स होते हैं। जूफी हंसते कहते, नहीं नहीं मेरे पास बस कुछ पैसे थे जो मेरे पास थे, ऐसे पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा घर खरीद लूं, मुझे बाद में बिजनेस के लिए जाना है। यानमू मुझे लगता है कि तुम बिजी नहीं हो, है ना? नहीं तो क्या मैं पहले घर चूज कर लूं? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? यानमू कहता है, वेल मुझे कुछ नहीं करना है, तुम जाओ, नहीं तो तुम अपने बिजनेस के लिए लेट हो जाओगे। मैंग्याओ कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही बुलिंग हो रही है। वो वर्कर जूफी को घर दिखाने लगी। वो कहती, मिस्टर जू क्या आप हमारे बुटीक हाउसेस को देखना चाहते हैं? हमारे पास बढ़िया एनवायरनमेंट और लोकेशन है। यानमू कहता है, मैंग्याओ मैं एक फोन करने के लिए जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। यानमू अपने मन में कहता है, कुत्तों का झुंड मुझे नीचा दिखा रहा है। जूफी कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे अभी दे दो, मैं अभी पेमेंट कर सकता हूँ। वो वर्कर खुश हो गई। वो कहती है, ये सूट 2 मिलियन का है और आपको ये अभी चाहिए? वो अपने मन में कहती है, वाह कमीशन में 7,000 कमाना कितना ज्यादा अच्छा है, बस इस ऑर्डर को वजह से मुझे कई सारे हजारों $1 मिल जाएंगे। जूफी कहता है, हाँ मुझे ये अभी चाहिए, कोई सवाल? वो अपने मन में कहता है, यानमू के हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे मुझसे ज्यादा और वो लड़कियों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था और फाइनली अब मेरे पास एक चांस है उसे नीचा दिखाने का। अब देखता हूँ कि वो क्या करेगा। जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यानमू दिखता नहीं। वो मैंग्याओ के पास जाकर कहता है, यानमू कहाँ गया? क्या वो मेरे से हारने के वजह से यहाँ से भाग गया? तब यानमू कहता है, मैं यहाँ पर एक घर खरीदने के लिए आया हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ, कुछ काम आ गया था इसलिए तुम्हें इंतजार करवाना पड़ा। जूफी कहता है, तुम किस प्रकार का घर खरीदना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हें यहाँ पर रेफर कर दूंगा। ओह यानमू तुम्हारे फादर अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, है ना? उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं उनसे 2 ईंटें कम उठवाया करूंगा और हर महीने कुछ 100 रुपए ज्यादा भी दे दूंगा। कहीं और थकावट वाला काम करने से अच्छा तो मेरे पास आ जाए। तुम्हें देख करके तुम कैसे पागल हो गए हो, कितने बेचारे हो, कैसे कपड़े पहनते हो। कुछ लोगों की मदद करना एक अच्छी बात होती है। मैंग्याओ ये बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहती है, ऐसा मत समझो कि थोड़े पैसों से तुम लोगों की डिग्निटी को ऐसे गिरा सकते हो। अंकल यान पैसे कमाते हैं अपनी मेहनत से, अपने हाथों से काम करके, और तुम उनसे ज्यादा कोई नोबल मैन नहीं हो। जूफी कहता है, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उनकी डिग्निटी को थोड़ी गिरा रहा हूँ। आफ्टर ऑल इस सोसाइटी के अंदर मनी ही तो असली सच है। मैंग्याओ फिर से कुछ कहने लगती है। यानमू से रोक देता है। वो कहता है, जूफी मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर तुम सच्ची में बेइज्जती करने की बारे में सोच रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना और मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो। जूफी यानमू को उंगली करते हुए कहता है, मैं बस द काइंड हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही सबक सिखा रहे हो। बताओ भलाई का जमाना ही रहा। वो वर्कर कहती है, और तुम यहाँ पर कौन सा एक घर को अफोर्ड कर सकते हो, इतनी बड़बड़ कर रहे हो, औकात देखी है। जूफी कहता है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसे यहाँ से धक्के मार कर बाहर फेंका दो। वो वहाँ पर थूकते हुए कहता है, इसने मेरा मूड खराब कर दिया यहाँ पर घर खरीदने का। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है, मिस्टर यान ये रहा आपका गोल्ड कार्ड हमारे बैंक का। यान वो कहता है, मुझे माफ कर देना कि तुम्हें यहाँ पर आकर एक स्पेशल ट्रिप करनी पड़ी। वो कहता है, ये तो मेरे लिए एक प्लेजर की बात है कि मैं आपको सर्व कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर कोई मैनेजर सी आ जाती है। वो कहती है, यहाँ पर क्या हंगामा हो रहा है, क्या चल रहा है? तभी जो वर्कर थी वो चिल्लाकर कहती है, मैनेजर ये यहाँ पर जो खड़ा है एक घर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हंगामा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे दूसरे कस्टमरों को भड़का रहा है। यानमो अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? और वो मैनेजर यानमो का कार्ड देखने के बाद उसके सामने आकर झुकते हुए माफी मांगती है। वो कहती है, सर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके लिए ट्रबल खड़ी करी और अब से पर्सनली मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वो वर्कर कहती है, मैनेजर ये आप क्या कर रही है, ये हमारे ऑफिस में ट्रबल खड़ी करने के लिए आया है। मैनेजर कहती है, सर मेरे स्टाफ को आपके बारे में मालूम नहीं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। जूफी आगे आता हुआ कहता है, मैनेजर यांग मैं हूँ यहाँ का बिग कस्टमर जिसने अभी भी यहाँ पर एक घर खरीदा है आप लोगों से। आप लोगों को मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि इसे ब्लू वाटर बेस सेल्स डिपार्टमेंट। मैनेजर कहती है, मिस्टर जू मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको सच्ची में नहीं मालूम आखिरकार ये गोल्ड कार्ड जो मिस्टर यान के हाथों में है वो क्या है? जूफी कहता है, ये बस एक
एक क्रैपी कार्ड है, मैं भी तो एक वीआईपी कस्टमर हूँ बैंक का। वो फिर से उस कार्ड को ध्यान से देखता है। वो चिल्लाकर कहते तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड कैसे आ सकता है? तुमने इसको कहीं से चुराया तो नहीं? तुमने चुराया है, कहाँ से लाए? किसका चुराया? यानमू उनकी तरफ ध्यान नहीं देखता है और विले की तरफ जाने लगा। वो अपन मन में कहता है, मुझे याद है यहाँ पर 2 विले हुआ करते थे प्राइम एरिया के अंदर, और कुछ सालों बाद जो घर के प्राइसेस हैं आसमान छू गए और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आगे जाकर मैं इनका डबल या ट्रिपल कर लूं। वो मैनेजर को कहता है, वो 2 विले जो बीच में है उनका क्या दाम है? मैनेजर कहती है, उन दोनों का प्राइस सेम है, 10 मिलियन। यानमू अपना कार्ड देते हुए कहता है, ठीक है वो मेरे हो गए। मैंगियाओ ये देखकर पूरी शौक हो गई और वो वर्कर भी अब हंसते हुए उसके पास आती है। वो कहती है, ठीक है सर, मैं भी जाकर चेक करती हूँ। यानमू कहता है, कार्ड को नीचे रख। क्या मैंने कहा कि कार्ड को उठा ले? मैं अपने 20 मिलियन बिजनेस को किसी और को भी दे सकता हूँ परफॉर्मेंस के रूप में, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। मैनेजर कहती है, और तुम इस ट्रांजैक्शन को मैं पर्सनली हैंडल करूंगी मिस्टर यान के लिए, और कल से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। वो वर्कर पूरी घबरा गई और जो जूफी था उसका दोस्त, वो भी उसके साथ हंस कर बात करने लगा। वो कहता है, ओल्ड क्लासमेट, मुझे नहीं मालूम था कि तुम, ये सब कुछ मेरी गलती थी, क्यों ना बाद में एक कप ऑफ कॉफी के लिए चले? तभी मैनेजर उसे सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर धक्के मार मार कर बाहर फेंकवा देती है। वो बॉडीगार्ड को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैनेजर कहती है, अगर तुम यहाँ पर पिट कर जाना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जूफी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हम ओल्ड क्लासमेट हैं, क्या तुम ये देखना चाहते हो कि कैसे ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे धक्के मारकर बाहर फेंके? यानमू कहता है, लेकिन वो तो तुम थे जो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर मुझे धक्का मारकर बाहर फेंकवाना। यानमू कहता है, तुम भी तो मुझे सिक्योरिटी बुलाकर यहाँ से धक्के मारकर बाहर गिरवाने वाले थे। जूफी कहता है, मैंने तुमसे माफी मांग तो ली है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अब बाहर निकलो। तभी कोई कहता है, 1 मिनट, सिस्टम के स्किल ऑफ लक दूसरों के लक को चेक कर सकता है और स्किल का कैसे इस्तेमाल करना है? सिस्टम हाँ कहता है। यान अपने मन में कहता है, अच्छा अगर मैं चाहूँ मैं किसी की और के लक को देख सकता हूँ, लगता है स्किल प्रैक्टिकल है। जूफी कहता है, यानमू क्या तू गुस्सा होने का दिखावा कर रहा है? अगर तूने सोच लिया तो क्या हम एक मिल पर एक साथ चल सकते हैं? यानमू कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक ब्लैक ओरा है, मतलब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अनलकी है, और तुम मेरे ओल्ड क्लासमेट हो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें केयरफुल एक्ट करना होगा, नहीं तो तुम बाद में पछताओगे और बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। जूफी कहता है, डैम इट यानमू, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम बस एक भिखारी हो जिसके पास पैसे